नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग केमिस्ट्री को कुल 9 अध्यायों में बांटकर क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे और इस तरह से इन 9 अध्यायों से संबंधित 22 वीडियो जो है, ये छोटे छोटे वीडियो हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाके देखिए, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा और इसमें 9 अध्यायों के बारे में आपको दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज बताने का प्रयास किए हैं और कहा जाता है कोई भी चीज़ अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो जैसा कि वहाँ पे हम लोग 9 चैप्टर को समझ लिए हैं, कौन कौन सा टॉपिक है इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। तो उस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, उसको भी हम लोग यहाँ समझ रहे थे। और इस क्रम में आप लोगों को कहा गया था कि टेस्ट के फॉर्म में हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे और पहला जो टेस्ट होगा उसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 125 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इस तरह से 125 क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो 4 चैप्टर से संबंधित है। हमारे परिवेश के पदार्थों का वर्गीकरण, परमाणु, अणु और आयन और परमाणु संरचना। उम्मीद करते हैं ये चारों वीडियो जो हैं वो आप लोग देख चुके होंगे और इन प्रश्नों को भी बना चुके होंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 126 से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 126 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं। तो अगर अध्याय 4 वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, परमाणु संरचना, तो उसमें बताया गया था जो सबसेल होते हैं SPDF वो अलग अलग आकार के होते हैं, जिसमें डंबलाकार जो था वो P सबसेल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा P कक्षक। अगला प्रश्न है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम नियम का पालन करता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हम SPDF में अगर फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो भी फिल करते हैं, तो उसमें कौन सा नियम काम करता है। तो अबाउ नियम, अबाउ प्रिंसिपल इसमें काम करता है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, तो हम लोग देख भी लेंगे कि अबाउ नियम होता क्या है। तो यहाँ बोलता है अबाउ नियम अनुसार 3D 4S 4P कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अबाउ नियम थोड़ा बहुत यहाँ अगर हम बताना चाहें तो यहाँ लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यानी जब भी हम सबसेल को भरेंगे तो पहले लोअर एनर्जी वाला सबसेल भरा जाएगा, फिर हायर एनर्जी वाला सबसेल भरा जाएगा। इसके लिए अबाउ के द्वारा एक नियम बताया गया और उस नियम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि 1S लिखते हैं, फिर 2S 2P लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 3S 3P, उसके बाद 3D, 4 सेल में हम लिख लेंगे 4S 4P 4D और हो जाएगा आपका 4F। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है, सबसे पहले आपका 1S से भरा जाता है, उसके बाद यहाँ पे 2S में हम लगाते हैं, 2S के बाद 2P जाएगा, उसके बाद 3S जाएगा और उसके बाद 3P और यहाँ पे 4S आएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे 3D में। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब में आपका चौथा सेल के बारे में दिया गया है, यहाँ पे तीसरा सेल यहाँ दिया है। तो यहाँ तीसरा वाला में 3D लिखा है, 3D देखिए 4S के बाद बार आ जाता है, तो 4S यहाँ पे जो हो जाएगा वो लोअर एनर्जी हो जाएगा और 4S के बाद हम कहाँ जाएंगे 3D में, और 3D के बाद जो अगला नंबर आएगा 4P होगा। और इस तरह से आंसर आपका सी हो जाएगा 4S 3D और 4P। इसके बारे में डिटेल अगर आपको समझना है तो चौथा चैप्टर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं। यह कथन की उपलब्ध उपकोशों में यानी सब सेल में इलेक्ट्रॉन के युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है और उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे ये किस नियम के अंतर्गत इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोलना क्या चाह रहा है, प्रश्न बोलना ये चाह रहा है कि जब भी हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले तीनों सबसेल को भरा जाता है। मान चलिए यहाँ 3 सबसेल है, तो 3 सबसेल को यहाँ पे हम भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करते। ये नियम जो है वो सही है। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन रखें, फिर एक इलेक्ट्रॉन रखें और ये खाली रहे और फिर यहाँ पेयरिंग शुरू कर दे, तो ये नियम क्या हो जाएगा, गलत। और ये बताने वाले थे हुंड्स और इसीलिए इसको हुंड्स का रूल कहते हैं। ये भी आपको वीडियो में बताया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। बहुत आसान है, शून्य, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं होता। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी तत्व के एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित रहते हैं। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण मौजूद होते हैं। अब अगला प्रश्न है
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, आप लोगों को एक चैप्टर में बताया गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बताया गया था, और एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उसी में ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सिंपली समझते हैं, जब भी ऑक्सीजन किसी में ऐड होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को अगर हम लूज करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे दिया गया है विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो भी हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है। पढ़ लेते हैं चार ऑप्शन। प्रोटॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है, न्यूट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करते हैं? दान करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसी से संबंधित 133वां प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पूछा है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के गुणधर्म से कौन जो है संबंधित नहीं है, मतलब यहाँ संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, और इसीलिए यहाँ पे हमको उस तरह का आंसर को ढूंढना है जो कि ऑक्सीडेशन से संबंधित नहीं है। चलिए ढूंढते हैं, चार पढ़ते हैं। इनमें से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, ये नहीं होगा, अर्थात आंसर जो होगा वो ये ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो बाकी तीन पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, हाँ ये जुड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, ये भी होता है। अर्थात ये तीनों स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, और एक स्टेटमेंट जो था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पे आंसर पूछा गया था कौन नहीं है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में देखते हैं, जब हाइड्रोजन को हवा में दहन किया जाए, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसको जब हम हवा में दहन करेंगे तो क्या होगा? एक आपका एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा H2O प्लस ऊर्जा। और इस तरह से जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ये जल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135, ये भी ऑक्सीडेशन से संबंधित है। कोई पुरानी किताब के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब किताब है वो भूरा रखे रखे भूरा कलर का हो जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो किताब होता है यानी पेपर जो होता है वो लकड़ियों से बना रहता है, और लकड़ियों में क्या रहते हैं? सेल्यूलोज, और इसी का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो इसका कलर जो हो जाता है वो भूरा कलर हो जाता है। इसीलिए हम लोग घर में भी देखते हैं जो पुराना किताब वगैरह सब रहता है तो उसमें भूरापन थोड़ा बहुत आ जाता है, तो इसका कारण क्या है? जो सेल्यूलोज रहता है उसमें उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसके कारण उसका रंग जो है वो भूरा कलर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित एक प्रश्न है, और ऑक्सीडेशन नंबर को जानने के लिए तो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल में तो आप इससे रिलेटेड जो वीडियो है वहाँ पे देख के इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन की धनावेशित ऑक्सीकरण संख्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपको निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक है, एक टर्म है, इसको जानना जरूरी है, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में बताया गया था। वो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित किया जाता है, जैसे ये आपका यहाँ पे सहसंयोजी आबंध है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये ए की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, और बी यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लूज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ए की ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित ज़्यादा हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है यानी लेने वाला जो होता है वो ऋणी होता है, देने वाला जो होता है वो धनी होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रॉन का डोनेट नहीं हो रहा है, इसलिए पार्शियली रूप से ये पॉजिटिव होगा और पार्शियली रूप से ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको दिखाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकर्षण कितना जोर से हो रहा है, यही चीज़ को यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। जिसका आकर्षण ज़्यादा होगा, जो अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। जो कम अट्रैक्ट कर पाएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। और इसी संदर्भ में हम लोग ग्रुप और पीरियड भी समझते हैं कि ग्रुप और पीरियड में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है या बढ़ता है। तो सारा चीज़ बताना तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम बताएं तो चूंकि यहाँ पे आपको ये ग्रुप 17 है उसका हमको यूज लगेगा, तो ग्रुप 17 यहाँ पे है। जैसे ग्रुप हम लोग वर्ग बोलते हैं, ऊपर से जो नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और इसी ग्रुप 17 में आता है एक फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर जो है फ्लोरीन का अगर देखिएगा तो इसका एटॉमिक नंबर है 9, और फ्लोरीन के ही नीचे आता है क्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 17 है। इसी तरह से यहाँ पे अगर पीरियड जो आएगा वो बाएं से दाहिने जाएगा। तो पीरियड में अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे जैसे कि
ये जो पीरियड है सेकंड पीरियड में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बोरोन मिल जाएगा, कार्बन है 6 मिल जाएगा, इसी तरह से नाइट्रोजन मिल सकता है, नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। इतना से हम लोग का काम हो जाएगा। लास्ट में यहाँ ग्रुप 18 जाइएगा तो ये आपका नियोन मिलेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए होता क्या है, ग्रुप जब ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आपका घटता है। ये क्या होता है, घटता है। और जब बाएं से दाहिने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बढ़ता है। और इसी से आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए बोरोन है, कार्बन है, तो आपका ऑप्शन में देखिए पूछ रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कब धनावेशित होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीजन है कहाँ पे। तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके बाद फ्लोरीन है, तो आपको बताया गया बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा आपको स्टेटमेंट पढ़ने को भी मिला है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फ्लोरीन का होता है वो -1 होता है। और इस तरह से क्लोरीन इसके नीचे दिख रहा है, तो जैसे हम नीचे आते हैं ऊपर से नीचे तो नेगेटिविटी जो होता है वो घटता है। यानी इतना तो मान के चलेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब इतना चीज़ जानने के बाद हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि इन चारों में किसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अगेन आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर है वहाँ पे जाके देखिए, सारा चीज़ इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। और कैसे होगा इसको आप समझ लीजिए। हम लोग देखें कि फ्लोरीन काफ़ी हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है, और इसी के कारण ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन जो नंबर दिखाएगा वो दिखाएगा पॉजिटिव में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से बना देते हैं। अब ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 9 है, और ये है एटॉमिक नंबर इसका 8 है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर्षित होगा वो किधर होगा, फ्लोरीन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दर्शा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को आप कितना आकर्षित कर पा रहे हैं। और इस तरह से हम जानते हैं कि फ्लोरीन यहाँ जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्लोरीन की ओर ही आकर्षित होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस तरह से ये तो टोटली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ खींच रहा है, और इसलिए यहाँ पार्शली इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी पार्शली ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज है, ये ले रहा है इसीलिए, तो ऑक्सीजन तो दे रहा है इस संदर्भ में, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पार्शली होगा। और यहाँ पे भी इस फ्लोरीन के लिए भी ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से ओवरऑल ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरह से बाकी सब में आप निकाल के देखिएगा तो यहाँ नेगेटिव में आएगा, लेकिन ऑप्शन ए में जो आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आएगा आपका, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा 2+। सामान्यतः अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे बताया जाता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है या ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है या -1 होता है। सामान्यतः 99% में आपका -2 ही देखने को मिल जाएगा, कुछ परसेंट में -1 देखने को मिलता है। देखिए अपवाद में आपको पॉजिटिव भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारा टॉपिक आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जानना होगा, तभी ये प्रश्न आपको सॉल्व कर पाने में आसानी होगी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर से ही दिया हुआ है K4, फिर NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे इसका ज्ञात करना है। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे कुछ जब ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाया जाता है तो कुछ जो कंपाउंड होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप लोगों को बताया जाता है। तो जैसे यहाँ CN का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है आपका -1, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। और पोटेशियम का हम लोग सामान्यतः जो लेते हैं वो +1 लेते हैं। और इस तरह से आपको अब निकेल का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आसानी से हम इसका x मान लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे पोटेशियम देखिए कितना है, 4 है, तो 4 × +1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकेल है, निकेल का x मान लेते हैं। फिर CN का कितना है, -1, और टोटल CN कितने हैं, 4 यहाँ पे हैं। तो 4 यहाँ पे इंटू -1 कर देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। और ओवरऑल जो होता है चार्ज किसी भी कंपाउंड में वो 0 यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा 4 + x -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो -4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपका = 0, 4 + x - 4 = 0, और इस तरह से 4 4 कैंसिल हो जाएगा और x = 0। अगेन ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से संबंधित है। तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लीजिएगा इस वीडियो के बाद।
और भी बेहतर तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया है। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर से ही संबंधित है। यहाँ बोलता है H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो बहुत आसानी से आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका हाइड्रोजन है, ये जो है आपका ऑक्सीजन है। तो अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको तो जानना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे भी बड़ा है, तो बड़ा है तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन से इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों तो सेम एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई चार्ज होगा नहीं। तो अब समझिए ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन पार्शियली रूप से पॉजिटिव होगा, टोटली पॉजिटिव नहीं होगा। ये भी पार्शियली रूप से ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पार्शियली पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। ये भी पार्शियली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में देखिए कितना चार्ज है? -1। ये नेगेटिव चार्ज है। टोटल O2 में हो गया आपका -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ O ऑक्सीजन में पूछा गया है, तो ऑक्सीजन में इसका आंसर जो हो जाएगा वो -1। और ऐसे भी -2 यहाँ ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है, तो वो आंसर नहीं है। इसका एक और तरीका है, इसको आप x मान लीजिए। x मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए हाइड्रोजन के यहाँ 1 है तो +1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे +x लिख देंगे, यहाँ पे +x लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे इस हाइड्रोजन का +1 लिख देंगे। इज इक्वल टू टोटल में कितना होता है? 0 होता है। अब x इज इक्वल टू, अगर आप 2x इज इक्वल टू कीजिएगा तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो दोनों तरीका में से आप कोई भी तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 में भी बोला गया है कि किसका ऑक्सीकरण जो है, कौन सा संक्रमण ऐसा धातु है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। तो इसमें भी सारा ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन हम एक दो बता देते हैं और उसके बाद आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि बोले कि कुछ कंपाउंड जब ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ाया जाएगा तो कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको जरूर बताया जाएगा। तो यहाँ पे जनरली जो होता है CO का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। और इस तरह से हम आयरन का अगर मानना चाहें तो x मान लेते हैं, उसके बाद फाइंड करते हैं। तो देखिए आयरन का अगर हम लिखेंगे तो x लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे CO कितना है? 5 है, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और टोटल का तो ओवरऑल चार्ज कितना होता है? 0 ही होता है। और इस तरह से x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है संक्रमणशील जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। तो ये चौथा ऑप्शन में ये मिल जाएगा। इसी तरह से आप SO4 का निकाल लीजिएगा। तो SO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, नंबर जो होता है वो -2 होता है, यहाँ पे -2 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे निकाल लीजिए। आयरन का x लिख लेते हैं और यहाँ पे -2 लिख देते हैं। SO4 का इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो देखिए यहाँ +2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है आयरन का। तो इसी तरह से बाकी चारों का भी आप, बाकी दोनों का भी निकाल लीजिएगा, तो वो 0 तो नहीं आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे D हो जाएगा। अब छोटा छोटा प्रश्न है, उसको जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 में अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया है लोहे में जंग का कारण क्या है? तो ये ऑक्सीडेशन के कारण ही लोहे में क्या होता है? जंग लगता है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन और जलवाष्प। अगर आप लोहा को खुला में रख दीजिएगा तो यहाँ O2 और यहाँ पे अगर जलवाष्प रहेगा तो यहाँ जंग लग जाएगा। तो यही है, बाकी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। लोहे पर जंग लगना भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं है। विद्युत परिवर्तन? ये भी नहीं है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चारों ऑप्शन में आपका इनमें से कोई नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन होगा। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व है? तो हम लोगों को पता है 118 प्रकार के या 118 तत्व यहाँ में हम लोग को जानकारी है, जो कि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को बताया गया था। लोहे पर जंग लगने से भार घटता है? बिल्कुल नहीं घटता है। लोहे पर भार बढ़ता है? हाँ बढ़ता है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका B हो जाएगा। स्टील अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना निम्नलिखित में किससे संबंधित? देखिए यहाँ पे हम लोहा में जंग ना लगे, जैसे कि जंग लग जाता है, हम बोलते हैं हवा पानी के संपर्क में, तो यहाँ पे अगर जंग ना लगे इसके लिए क्या किया जाता है? जिंक का कोटिंग किया जाता है, और इसको यशद लेपन हम लोग बोलते हैं। इस तरह से आंसर जो होगा वो यशद लेपन। ये चीज़ आपको कार्बन चैप्टर में बताया गया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जिंक धातु, जैसे यहाँ पे बताया गया, यशद लेपन में जिंक धातु का प्रयोग करते हैं, यही इसका आंसर होगा।
निम्नलिखित में कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगता है? तो एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसमें ऑक्साइड का परत होता है और इसलिए इसमें जंग नहीं रहता है। देखिए बाथरूम होता है, किचन होता है, इसमें एल्यूमिनियम का नल वगैरह लगा रहता है तो उसमें जंग जल्दी लगता नहीं है, जबकि वो हवा और पानी के लगातार संपर्क में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहती है? ये ऑक्सीडेशन से संबंधित है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन त्याग करना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर चौथा चैप्टर तक पूरे 150 प्रश्न जो है वो एमसीक्यू है समाप्त कर चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा आपका 5वां चैप्टर से होगा और इस तरह से हम लोग कुल 9 चैप्टर जो देखे हैं उन 22 वीडियो में, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया गया है, तो ये 9 चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बैंक को हम लोग देखेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है क्वेश्चन बैंक अगर आप नहीं बना रहे हैं तो समझिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा उस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।